जय हिंद मित्रों। आज मैं आप सभी के बीच एक दुनिया समानांतर की जो दूसरी कहानी है, मछलियां कहानी, जो कि उषा प्रियंवदा इसकी लेखिका है। कहानी आपके यूपीएससी के सेकंड पेपर जो है उसमें एक दुनिया समानांतर के तहत जितनी कहानियां हैं, आपको उसमें से मैक्सिमम कहानी के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जैसे आपने मुंशी प्रेमचंद जी की सारी कहानियों को देखा था। तो जैसे कि इसके जस्ट पहले वाले क्लास में हमने एक दुनिया समानांतर का प्रारंभ किया, तो उसमें आपको एक कहानी जिंदगी और जोंक कि किस प्रकार राजेंद्र यादव जी कहते हैं आज क्यों आवश्यक हुआ हिंदी कहानियों में नई कलेवर को लाने का, क्योंकि समय के साथ परिस्थितियों में बहुत कुछ बदला है और हमारी समस्याएं भी बदली हैं। उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आज कहानियों को लिखा जा रहा है। इसी प्रकार हर एक कहानी को आप देखेंगे एक दुनिया समानांतर की, वो कुछ अलग, जैसे जिंदगी और जो कहानी देखा तो आपने कुछ अलग देखा। आज आप इसी प्रकार मछलियां कहानी उषा प्रियंवदा का देखेंगे। हो सकता है एक बार आपको लगे कि ये मछलियां का मतलब क्या है। देखिए, इस पूरी कहानी के अंत में जब आप एक चीज निकल के आएगी जो इसकी संवेदना के पक्ष में सबसे अहम भूमिका निभाएगी, वो सिर्फ और सिर्फ एक पंक्ति होगी। कहानी क्या होगी? जैसे मत्स्य न्याय नहीं होता, मत्स्य न्याय कि मतलब आपने कहीं पानी में कुछ डाल दिया और डालने के बाद आपने देखा वहां पे जितनी मछलियां थी वो सारी उसी पे झपट पड़ी, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ चाहिए। ये गलाकाट प्रतिस्पर्धा का दौर है। यहाँ पे भी कुछ ऐसी ही स्थितियां है। यहाँ भी बड़ी मछलियां हैं जो छोटी मछलियों को खाने के लिए सदैव तत्पर रहती। समस्या ये है कि क्या ये छोटी मछली बड़ी मछली को जवाब देती है या कि नहीं। इस कहानी को यहाँ से, यानी ये जो पंक्ति है, मछलियां कहानी जो है कि मछलियों की दुनिया में सिर्फ एक नियम चलता है, जो मछली बड़ी और ताकतवर है वह छोटी मछली को खा जाती है, जिसे मत्स्य न्याय कहते हैं। लेखिका के माध्यम से पूरी कहानी में आपको इसी चीज को ध्यान में रख के ये मछलियां कहानी को पढ़ना है, तो शायद आप बहुत अच्छे से समझ पाए कि कहानी कहना क्या चाहता है। कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। आप देखते हैं कि कहानी एक विजी होती हैं। विजी जो होती हैं आप देखते हैं कि वो शहरी पृष्ठभूमि से नहीं होती हैं। एक समय आता है कि उनको शहर जाना पड़ता है। देखिए, बीजी के बारे में जो विजी है वो सड़क के किनारे, पहले बता रहे कि सड़क के किनारे खड़ी है। पतझड़ की सुनहरी रंग भरी शाम सड़क और इमारतों पर बिछी हुई है, छाई हुई है। पूर्व से रह रहकर हवा आती है, जिससे बिजी की, यानी बिजी को एक बार समझिएगा कि ब्रिजी के बारे में पहले बताया गया है कि ये कौन है। इनके बारे में बताया गया कि बिजी सड़क के किनारे खड़ी है और पतझड़ की सुनहरी रंग भरी शाम सड़क और इमारतों पर छाई हुई है। पूर्व से रह रहकर हवाएं बह रही है और वो पारदर्शी नायलॉन की साड़ी पर छपे फूल धीरे धीरे हिलते हैं। सारे दिन के बाद जूड़ा उनका ढीला हो गया है, नीचे गर्दन पर टिका है और बैम्बू क्लिफ का एक सिरा मांस में निरंतर चुभ रहा है। बिजी अकेली नहीं है, पास एक ही नटराजन भी खड़ा है। पर बिजी ने नटराजन की ओर से मुंह फेर लिया है, क्योंकि बिजी की आंखों में आंसू है। यानी एक वहां पे एक लेडी है, बिजी है, और बिजी के साथ बिजी अकेले नहीं है, उन्हीं के साथ एक नटराजन भी व्यक्ति है, खड़ा है। कहानी की कुछ शुरुआत होती है, मैं थोड़ा सा हिंट आपको यहीं से कर दे रही हूँ। ये बिजी है एक्चुअली, ये ना मतलब कि किसी से प्रेम करती थी और वो इन्हें बुला लिए थे शहर में। और जब इनको वहां पे बीजी को लेने जाना था, रिसीव करने जाना था, तो वो बंदा जिसने बुलाया था यहाँ पे वो नदारत है, उनके दोस्त नटराजन है, इन नटराजन को भेज दिया है। अब क्योंकि विजी को उस चीज से तो गुस्सा आएगा ही आएगा, वे उसको शो भी नहीं कर पा रही है, इसलिए उनकी आंखों में आंसू है, परंतु वो साइड में खड़ी है, उसको दिखाना नहीं चाहती। विजी नहीं चाहती कि नटराजन जाने की वो रो रही है। 3 महीनों के बाद लौटकर बिजी ने जो समाचार सबसे पहले सुना था वो ये था कि नटराजन शीघ्र ही मुखी नयन तारा मुखर्जी से विवाह करने जा रहा है। कहाँ वह डायन, कहाँ यह बेचारा नटराजन। अभी यहाँ पे 3 लोग अहम भूमिका में हैं। एक बिजी हो गई, दूसरे नटराजन हो गए, तीसरे जो है मुकी। मुकी को ही कहा जा रहा है, मुकी का नाम ही है नयन तारा मुखर्जी। अब सुनने में यानी बीजी को ये पता चला कि ये जो मुकी नाम की लड़की है, ये मुकी की शादी नयन तारा, मतलब मुकी नयन तारा मुखर्जी, इसकी शादी नटराजन से हो रही, ऐसा ये सुनती हैं।
और नटराजन के बारे में ऐसा सोच है कि नटराजन किस प्रवृत्ति का व्यक्ति है, ये बहुत ही बेचारा किस्म का इंसान है। बीजी चाहती है कि इस बात का बुरा ना माने कि नटराजन को मुकी अच्छी लगती है, कि मुकी ने बीजी को निमंत्रण नहीं दिया है, कि स्वयं नटराजन ने अब तक एक बार भी नहीं पूछा बीजी तुम आओगी कि नहीं आओगी। अगर पूछे तो बीजी को वह सब कहने का अवसर मिले जो हृदय में कल से उसके उमड़ घुमड़ रहा था। शाम का समय था, सड़क पर आवाजाही बहुत बढ़ जाती है। लाल बत्ती के बदलने पर दोनों सावधानी से सड़क क्रॉस करने लगते हैं। अभी सड़क क्रॉस करने या साथ में कौन कौन है? सिर्फ बीजी है साथ में, और बीजी के साथ में नटराजन है। और बीजी को ये पता चला कि इनकी शादी नटराजन की मुखी से होने वाली है। दोनों शाम का समय है, साथ में निकल रहे, लेकिन इस मुद्दे पे कोई कुछ बात नहीं छेड़ रहा है। कुछ दूर चलने पर भीड़ और रोशनियां वाली सड़क अचानक अंधियारी में बदल गई और उदास दिखने लगी। अब नटराजन को बीजी का चेहरा स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ खड़े होकर वह बीजी का सिर अपने सीने से लगा देना चाहते थे, क्योंकि उसका उदास सा दुखी चेहरा नटराजन से नहीं देखा जाता। पर वह स्वयं जानता था कि वह ऐसा नहीं करेगा। नटराजन को अपने संयम पर गर्व है, और उसके मन में यह संतोष है कि उसने कभी बीजी के सम्मुख अपनी भावनाओं को नहीं व्यक्त किया, जो अभी तक बीजी से गोप्य रखा है। उसे अब कहने की जरूरत भी क्या। बीजी का घर पहले आता है तो वह एक पल ठिठकी और बोली, आओ एक कप कॉफी पीकर चले जाना। बीजी के स्वर में आग्रह नहीं था, आत्मीयता भी नहीं थी, पर कुछ जरूर था जो नटराजन जाते जाते रुक कर बीजी की बात सुन लिया। वहां खड़ा हो गया एक कप चाय के लिए। इस तरीके से मुखी को पता लगेगा तो वो बहुत बुरा मानेगी। तो नटराजन कहता कि अगर मैं यहाँ पे रुककर चाय पीता हूँ, और जैसे ही ये बात किसको पता चलेगी, यानी जिसका नटराजन से शादी होने वाला है, कह रही कि अगर उसको पता चला, तो उसको पता चलेगा ना, तो उसको बहुत बुरा लगेगा। तो मतलब कि यहाँ पे जो खड़े हैं, नटराजन अपनी सफाई में ये बात कह रहे हैं कि मुझे आई थिंक यहाँ पे खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुखी को ये पता चलेगा तो उसको बहुत बुरा लगेगा। बीजी और मुखी में लंबी अनबन है। अब देखिए, बीजी और मुखी में लंबा अनबन है, क्योंकि इसके पीछे कई कह सकते हैं कि एक बीजी के मन में मुखी को लेके एक दर्द है, क्योंकि मुखी एक वैसी ही लड़की है कि जिसको कहीं ना कहीं जब भी बीजी ने चाहा, वो मुखी ने छीना है। तो मुखी को लेके उनके एक अलग ही मतलब है, दंश करके कह सकते हैं कि दोनों लोगों में। मुखी का नाम तक नहीं सुन सकती, पर नटराजन अभी तो स्वतंत्र है। उसने देखा कि बीजी दरवाजे के ताले में चाबी डालकर घुमाते हुए मुड़कर देख रही थी कि वह आता है या नहीं। अच्छा, नटराजन ने कहा। बीजी ने दरवाजा खोला, अंदर जाकर बत्ती जलाई। उसने कहा, आओ। अपने फर्श को मेज पर रखते हुए बीजी ने कहा। नटराजन ने कमरे के मध्य में खड़े होकर चारों ओर नजर दौड़ाई। दीवार पर एयर इंडिया का पुराना कैलेंडर, मैक्सिकन बास्केट के सेट वाला लैंप लंबा था, सोफे पर छीट का वही खोल था। और वो पूछती है, बीजी जो पूछती है नटराजन से कि चाय पियोगे या कॉफी। बीजी ने पूछा और उत्तर की आशा में विमनस्क भाव से खड़ी रही। तो वो कहती है कि काफी हो तो कॉफी, नहीं तो एक गिलास पानी से काम चल जाएगा। कहती कॉफी हो तो हो, नहीं तो नहीं, तो फिर ऐसे ही काम चल जाएगा। तो वो कहती है कि लगता है मीठा बोलना भूल गए हो। तो कहती है कि कौन, मैं कि तुम? मैंने तो मीठा बोलना जाना ही खत्ता, मीठा तो वह बोलती है। बीजी ने कहते कहते अपने को रोक लिया, मतलब बीजी इसलिए कहते कहते रोक गई। बीजी ने कहीं ना कहीं ताना मारने की कोशिश की मुखी को, कि मीठा तो वो बोलती है, मैं तो बोलती नहीं, नटराजन से ऐसा। जब वो रोक ली और रोक कर वो रसोई की तरफ चल पड़ी। कमरे से रसोई के दरवाजे दिखते थे। नटराजन ने कुर्सी से थोड़ा आगे उठकर पूछा, कौन? बीजी रसोई के अंदर मतलब चली गई थी रसोई के अंदर, तो जिससे नटराजन को ना दिख सके। तब नटराजन ने कुछ स्वस्थ सी अनुभव करते हुए पैर फैलाकर सामने रखी मेज पर टिका दिए। रसोई में से पानी गिरने की झरझर आवाज आ रही थी। खिड़की के प्लास्टिक पर्दों के उस पार कुछ नहीं दिखता। अमेरिका के इस शहर में बीजी नाम की लड़की के घर में अकेले बैठे नटराजन को इस समय कुछ भी असंगत नहीं लगता था। देखिए, ये कहाँ पे थे? बीजी गांव की लड़की थी, लेकिन अभी वो अमेरिका में आई थी, और जिसके लिए आई थी वो अलग ही किस्म का बंदा था। मैंने बताया था वो नदारत था। और जिसके साथ मुकी थी उस समय, वो नटराजन था। जिनके कहने पे मुकी आई थी, नटराजन उसका दोस्त था, और यही दोस्त ही मुकी को कहीं ना कहीं उस समय सहारा दिया हुआ था। अब जब ये यहाँ पे है तो ये बताया गया। फिर कमरे से रजा उसका मतलब उसने ये किया कि देखा नटराजन को कुछ तो दिख नहीं रहा है, और वो बहुत आराम से वहां पे मतलब कि एकदम फैला के अच्छे से सो गया। रसोई में से पानी की जब आवाज आ रही थी, और इस समय उसको कुछ असंगत नहीं लग रहा था। वह भूला सा जाता कि कुछ ही दिन बाद वह दूसरी लड़की से विवाह करने जा रहा है, जैसे उसने अपनी भावनाओं विचारों को अलग अलग कक्षों में बांट दिया था।
6 साल से वह विदेश में रहते रहते ऊब गया है, पर भारत में पसंद की नौकरी ना मिलने से यहीं कुछ वर्ष और रहना होगा। ऐसा किसकी सोच है? नटराजन की है। तो हुआ क्या यहाँ पे, उसने मुखी से विवाह करने का निश्चय बहुत ठंडे दिमाग से सोचने विचारने के बाद किया था। मुखी उसे कुछ मायनों में अच्छी लगती थी। मुखी के मन में नटराजन के लिए आदर है। दोनों जानते कि विवाह का दायित्व वे अच्छी तरह निभा सकेंगे, पर यह सब बीजी को कैसे समझाया जाए। कमरे में घी गर्म किए जाने की सुगंध भर उठी, फिर ढेर सी प्याज मक्खन में छोड़ दी गई। बीजी क्या बना रही हूँ? नटराजन ने आवाज ऊंची करते हुए पूछा। स्टेनलेस स्टील की कलछी हाथ में पकड़े बीजी ने रसोई से थोड़ा सा इधर आकर कहा, यो ही कुछ थोड़ा सा। कितनी बार बताया कि पहले सरसों के दाने चटका लिया करो, प्याज पहले डालने से वह ठीक से नहीं चटकते। नटराजन कहते कहते कुर्सी से थोड़ा उठा, फिर बैठ गया। आज वह बीजी की अतिथि के रूप में आया है। रसोई में जाकर बीच में अड़ंगा लगाना और उसके लिए शोभन नहीं है। वे दिन नहीं है जब अपार्टमेंट मनीष और नटराजन का था और रसोई में उसका आधिपत्य था। मनीष को दक्षिणी भोजन अच्छा लगता था। मनीष कौन है? मनीष वही था जो मुखी को बुलाया था। मुखी का प्रेम प्रसंग मनीष से चल रहा था और मनीष और नटराजन दोनों दोस्त थे। कह रहे कि वो ऐसा समय अब नहीं है। यह जानकर बीजी ने सो उत्साह नटराजन को क्या किया, जिन्हें नटराजन से उन्होंने उसकी शिष्या बनना स्वीकार कर लिया। बीजी ने कैसे पूर्ण रूप से मनीष की रुचियों के अनुसार अपने को ढाल लिया था। उन दिनों बीजी रह रहकर हंसा भी करती थी। अब देखिए, नटराजन यहाँ बैठे बैठे कुर्सी पे सोच रहा है कि वो कैसी स्थिति आती। एक समय था वो हमेशा हंसती खिलखिलाती थी, उसके उज्जवल तरल आंखों से आंतरिक उल्लास की आभा झरती। अब तो उसके गोरे चेहरे पर कलौस सा आ गया, हंसी जैसे ओठों के हल्के से छूकर निकल जाती है। बीजी 2 तस्तरियों में उपमा लेकर आई और मेज पर रखकर कॉफी लेने चली गई। नटराजन की एक्सपर्ट आंखें देख रही है कि प्रिपरेशन ठीक नहीं है, सूजी कहीं कहीं जल गई है, पर कॉफी लाकर बीजी ने तस्तरी उसे दी तो वह चुपचाप खाने लगा। बीजी स्वयं भी 2 चम्मच उपमा खाकर तस्तरी रख दी और कहा, ठीक नहीं बनाया ना। उस क्षणांश में जैसे पहले वाली प्रफुल्ला हंसनी बीजी इस क्लांत मुख में झांक गई। नहीं तो अच्छा है, नटराजन ने ऐसा बोला। उसे लगा कि जैसे इस बीच बीजी ने अपने को थोड़ा सा और दूर हटा लिया। दोनों के बीच की दूरी अनकही बातों की दीवार बढ़ती जा रही है। बीजी ने कॉफी का प्याला उसकी तरफ बढ़ाया। नटराजन ने प्याला थामते हुए वातावरण को यथासाध्य सहज बनाने के प्रयत्न में पूछा, वाशिंगटन में कैसे लगा बीजी? क्योंकि बीजी जो है वाशिंगटन भी गई थी, तो पूछा उससे कि वाशिंगटन में कैसा लगा, यहाँ कब तक तुम्हारा रहने का इरादा है? वाशिंगटन में मैंने एक नाटक देखा था। अब बीजी उसको बता रही है कि देखिए मेरा क्या अनुभव रहा जब मैं वहां वाशिंगटन गया, और वाशिंगटन में जो मैंने देखा, यानी हमारा खुद का एक मतलब एक एक्सपीरियंस रहा है वहां जाके। और उसने बताया कि देखिए वहां पे मैंने एक क्या किया था, शो देखा था, एक नाटक देखा था। और नाटक कुछ इस प्रकार है, ये नाटक कह सकते हैं या कहानी का मतलब वही मेन है। उसने कहा कि मैंने नाटक में ये देखा कि छोटी मछली जो होती ना, वो बड़ी मछली, जिसमें बड़ी मछली छोटी मछलियों को निगलती रहती है। तब से कभी कभी सोचती हूँ कि क्यों, क्या छोटी मछली उलटकर वार भी नहीं कर सकती? कहकर वह अनमनी सी उसकी हंसी आई। यदि उसने बोला कि छोटी मछलियों को बड़ी वाली हमेशा खाती रहती है, क्या ऐसा भी कोई समय बनता है क्या कि ये बड़ी वाली मछली या जो छोटी वाली मछली है, ये पलट कर वार नहीं करेगी, ये छोटी वाली? और कही और हंस पड़ी। फिर उसने कहा, तुम नहीं समझोगे। और नटराजन शांत होकर सुन ही रहा है, देख रहा है। हालांकि नटराजन की सब बातें समझ में नहीं आ रही, इतनी प्रतीकात्मकता, लेकिन वो देख रहा है, वो सुनने का पूरा प्रयास कर रहा है कि ये कह क्या रही है। ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, यानी जब उसने इस तरीके से बोला तो उसने फिर से बोला कि घर में सब ठीक प्रकार है, पिता भाई बहन? विजय ने इस प्रश्न पर चकित आंखें उठाई और कहा, वे लोग मुझे चिट्ठी ही कहाँ लिखते हैं, तुमने उन्हें सूचना नहीं दी? इतना लड़ भिड़कर इतने गर्व के साथ में चली आई थी, या किस मुख से लिखती कि शादी टूट गई है? मनीष का जी मुझसे भर गया, क्योंकि आपने देखा कि जो मुखी आई थी अपने घर से लड़ाई झगड़ा करके, वो किसके लिए आई थी? मुखी जो आई थी वो मनीष के लिए आई थी। और जब उसने देखा कि आज मनीष उसको छोड़ दिया है, वो कह रही कि मैं किस मुंह से लिखूं। और ये सब बात किससे चल रहा है? ये सब नटराजन से चल रहा। और आपको ये भी पता है कि नटराजन की शादी किससे होने वाली है? मुकी से, नयनतारा मुखर्जी से होने वाली है। लेकिन कहीं ना कहीं नटराजन को ये भी है कि नटराजन मुकी को पसंद करता, लेकिन वो बात कभी बोलता नहीं है, क्योंकि उसके पीछे कुछ है ना कि फासले कहीं और ना बढ़ जाए। इस तरीके से दोनों की बातें हुई और उसने बताया।
बीजी की बात में हल्की हल्की कड़वाहट है। नटराजन नहीं चाहता कि यह बात आगे बढ़े। बीजी और मनीष के विवाह न करने में मुकी का जितना हाथ रहा है, नटराजन से छिपा नहीं है। यानी जो मनीष की शादी मुकी से नहीं हुई है, ये नटराजन पूरा जानता है कि इसके पीछे जो नयन तारा मुखर्जी या मुकी से शादी हो रही है, ये सारा हाथ इसी मुकी का है। ये जो बड़ी मछली या छोटी मछली को निगलने की बात ना, तो ये बड़ी मछली किसको कही थी? यानी कहीं ना कहीं बीजी ने बड़ी मछली इसी मुकी को ही बोला था कि हमेशा कहीं ना कहीं वही अड़ंगा डालने का काम करती है। ये सब बातें नटराजन को पता है, लेकिन इस नाटक का वह आद्योपांत दर्शक रहा, वो देख रहा था। थोड़ी कॉफी और दोगी बीजी? उसने पूछा। बाहर अंधेरा गाढ़ा हो गया। कमरे में लैम्प सेट की झिंझुरियों से निकल कर दीवार पर गिरता प्रकाश अच्छा दिखता है। बीजी ने अपने बालों में हटका मतलब वो क्लिप निकाल कर मेज पर रख दिया और सिर को धीरे धीरे कई झटके दिए, जिससे बाल पूरे खुल जाए। और तुम कैसे हो? ठीक हूँ। और तुमने समाचार तो सुना ही होगा, नटराजन ने हल्के से पूछा। पर झगड़ने के मूड अब बीजी घर पर नहीं थे। वह एकाएक असीम थकान से भर उठी। दाईं बांह फैलाकर उसने सोफे पर टिका दी। हाँ, बीजी के स्वर से नटराजन को कुछ अंदाजा सा हुआ कि बीजी की क्या प्रतिक्रिया है। पर बीजी ने सायास आंखें पूरी खोलकर पूछा, अच्छा नटराजन, तुम्हें वो बहुत पसंद है, बहुत अच्छी लगती है, उसके बिना नहीं रह सकते? नटराजन चौंक गया, एकाएक कुछ उत्तर नहीं दे पाया। वो बीजी को देखता रहेगा। जानती हूँ, बीजी ने कहा। उसकी आंखें लंबी लंबी है। वो सोफिस्टिकेटेड कार चलाती है, अंग्रेजी में कविताएं लिखती है, पीली मछलियां पालती है, वह सभी को अच्छी लगती है। तुम्हें मनीष, तुमको भी, मनीष को, सबको। पहले बीजी का कंठ अवरुद्ध हुआ, फिर ढेर से आंखों में आंसू उमड़ आए। फिर वह कहती गई, मैं उसके आगे क्या हूँ? अत्यंत क्षुद्र हूँ, उपेक्षणी हूँ। मैंने तो तुम निमंत्रण पाने तक का अधिकारी भी नहीं समझा। नटराजन उठकर बीजी के पास बैठ गया। कैसी पागलपन सी बातें कर रही हो बीजी? तुम्हें क्यों नहीं बुलाएंगे? मुकी आजकल बहुत बिजी है, इसी से निमंत्रण भेजने में देर हो गई, नटराजन कह रहा है और मन ही मन अपने को धिक्कार रहा। क्यों उसमें स्पष्ट बात कहने का साहस नहीं? अनेक बार चाहने पर भी मुंह से बिजी का वो जता नहीं पाया कि उसके लिए कितना बिजी प्रिय है। 6 वर्षों के इस दीर्घ प्रवास में अनेक युवतियों से उसका नटराजन का परिचय हुआ, पर बिजी के मात्र नैकट्य से उसमें जो रिएक्शन होता, प्रतिक्रियाएं होती, वो नटराजन के लिए एक नया ही अनुभव था। पूरी तरह जानते हुए कि बिजी मनीष की वाग्दत्ता है, कुछ ही महीनों बाद दोनों विवाह कर लेंगे, नटराजन को विजी के बारे में सोचना भला लगता था। दिन भर अपने को काम में व्यस्त रखने पर भी वह आशा मन में जगी रहती कि शाम को शायद बिजी मनीष से मिलने आए। मनीष के पास उन दिनों पैसों की बहुत तंगी थी, इसलिए बिजी को अधिक घुमाने फिराने के बजाय वह संध्याएं अपार्टमेंट में बैठकर बियर पीते और संगीत सुनते हुए गुजारता था। बिजी इधर उधर अत्यंत बहुत ज्यादा क्लेश भाव से, उदास भाव से मंडराती और नटराजन दोनों के अकेलेपन में बाधक न बने अपने कमरे में लेटा पुस्तक पढ़ता हुआ दीवार के उस पार बिजी की हंसी सुना करता था और एक सुगंध से सारे घर में छाई रहती थी। पर वो दिन अब नहीं रहे। नटराजन अब बैठकर उन खोए हुए दिनों की याद में सिर नहीं धुनेगा। अगले सप्ताह वो नयन तारा मुखर्जी नाम की एक सोफिस्टिकेटेड लड़की से शादी करेगा। मनीष और बिजी के साथ जिस दायरे में घिर गया था, उसे काट फेंकेगा। मुकी फाइन आर्ट्स की छात्रा है। वह ताबे के पात्र गढ़ती, चित्र बनाती। नटराजन ने विवाह से पहले ही अपने बैंक के अकाउंट में उसका नाम भी चढ़वा दिया और पूरी तरह उसको छूट भी दे दी है। मुखी की राय से एक नई अपार्टमेंट बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर 3 कमरों का फ्लैट ले लिया गया है। मुखी ने डेनिस पद्धति का फर्नीचर भी ऑर्डर कर दिया और उसकी एक मित्र पर्दे बना रही है। मुखी ने अपने को नए घर को सजाने में व्यस्त कर लिया है। मुखी के साथ घर जमा कर रहना नटराजन को बुरा नहीं लगेगा, पर यहाँ बैठे बैठे मन में वेदना की एक खरोज बाकी है। या पास बैठी रुदिता बिजी मन में जितनी अपनी लगती, वो शायद मुकी, यानी वो भले ही नटराजन मुकी से शादी करने के लिए तैयार है, पर वो कह रहा कि जो हमारे पास मुकी बैठी है, जो हमारे अंदर बिजी को लेकर है, या जितना मैं बिजी को समझता हूँ, भले ही मेरी शादी मुखी से हो रही है, पर मुझे उसका कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। नटराजन एकाएक कठोर हुआ है। ऐसी छिन्न दलित तो बिजी कभी नहीं थी। बंधु बांधवों से दूर, सुबह से शाम तक परिश्रम के बाद अकेले संध्या और रात बिताते हुए बिजी को कैसा लगता होगा, इसका नटराजन कुछ कुछ अनुमान लगा सकता था। और ऐसी साधना मनीष के लिए, मनीष जिसने एक बहुत ठंडे अनासक्त भाव से नटराजन से ये कह दिया था कि बिजी के लिए मेरे मन में अब कुछ नहीं बचा है, यानी जो उसको गांव से बुलाया था मनीष, वो उसको धोखा इस प्रकार दिया कि मुझे ये बीजी जो है, बीजी अब मुझे पसंद नहीं है। और नटराजन अपने दोस्त की ये सारी हरकतों से अच्छा खासा रूबरू था, उसको सब पता था।
उसने अपना तर्क किया, वो बहुत सीधी है, सरल है, अनकॉम्प्लिकेटेड लड़की है, मुझे बाज सकने जैसा उसमें कुछ नहीं, वो संतुष्टि नहीं दे सकती, ऐसी मानसिक गहराइयां नहीं है उसमें, मुझे पत्नी चाहिए तो मुखी जैसी, कलात्मक, स्फूर्तिदायक, इंटेलेक्चुअल। फिर मुखी भी उसे ना बाज सकी। बीजी रो मत, नटराजन ने कहा। कितना चाहती हूँ कि दृढ़ बनूं, फिर ना जाने क्यों बहुत दुर्बल महसूस करती हूँ। आंसू नहीं रुकते। बीजी तुम अब भी। हाँ नटराजन, मनीष कहा करता था कि प्यार चुक चुका जाता है, भावनाएं मर जाती हैं। अक्सर सोचती हूँ कि मुझ में ऐसा क्यों नहीं होता, मैं क्यों निर्मम कठोर नहीं हो पाती। मुकी मुझ पर हंसती थी, मेरे भारतीय संस्कारों पर। मुझे इस पर लज्जा नहीं कि मैं उसकी तरह आधुनिक नहीं हूँ। बीजी कुछ याद आने पर चुप हो गई, कुछ देर बाद दीवारों को एकटक ताकती रही। फिर उसने आंखें पोंछकर झेपी सी मुस्कान ओठों पर लाकर कहा, न जाने क्यों तुम्हें सम्मुख पाकर मैं बिखरने लगती हूँ। जो कुछ मन की तहों में छिप छिपा कर रखती हूँ, तुम्हारे आगे चीख चीख कर कहती हूँ। वहां अधिक बैठे रहना नटराजन को असहनीय प्रतीत होने लगा। वह उठ खड़ा और चल पड़ा। जैसे नटराजन एक बहुत कन्वीनियंट, मतलब होता नहीं कि जिसको आप सुना रहे हो तो बहुत ही कन्विंसिंग टाइप में लग रहा है। नटराजन बिल्कुल मुखी को, जो नटराजन था, वो बिल्कुल जब भी उसकी बीजी से बात होती ना, बीजी नटराजन को सामने पाके वो कम से कम, क्योंकि मनीष से वो नहीं कह सकती थी, वो बिल्कुल अलग टाइप का बंदा था। वो नटराजन से सारी चीजें जो उसके मन के दुख होते थे वो परत दर परत खोल देती थी। पर इससे वो भी बहुत ज्यादा दुविधा में हो जाता था, परेशान हो जाता था, झुंझलाहट में आ जाता था। और वो भी कहता था कि वो मनीष के साथ अगर लापरवाह किस टाइप का बंदा है। और उसके आने के बाद नटराजन घर में अकेला रह गया था। एक सोई सी दोपहर में, मतलब ये कंडीशन बता रहे हैं कि किस तरीके से सब कुछ इधर उधर हो गया था। मनीष की मंगेतर भारत में है, दोनों के कॉलेज से मैत्री रही थी। उसके बारे में बता रहे हैं कि जो ये आई है, यानी जो विजय आई थी और जो मनीष थे, ये एक्चुअली जिस गांव से बिलोंग करते थे, क्योंकि ये अमेरिका चले आए थे। और ये जहां से थे, कॉलेज में दोनों एक दोस्त, मतलब दोस्त टाइप में थे। पर वहां अचानक आ पहुंचे, इसका उसे अनुमान तक नहीं था। फिर मनीष की आर्थिक स्थिति, मतलब वो भले ही बुला लिया था इसको, अमेरिका बुला लिया था बीजी को, पर ऐसा रहने का ठिकाना उकाना कुछ नहीं था। वो मैत्री भाव जो सब कुछ था वो गांव में था, और यहाँ पे ये खुद मनीष सेटल नहीं हो पा रहा था। नटराजन तो तब भी बहुत अच्छे पोस्ट पे था, पर इसके पास कुछ भी नहीं था। और ये इसका दिमाग भी वही बिल्कुल अलग टाइप में, समय में कब बदल जाए उसका कुछ नहीं पता। आखिर जब बुलाया उसने, एयरपोर्ट पहुंचकर नटराजन ने लाउंज के द्वार पर खड़े होकर चारों ओर देखा। अलग हटकर एक कुर्सी पर बैठी बिजी साहब, जो बिजी सहज ही दृष्टि आ गई। पास जाकर अपना परिचय देते हुए नटराजन को विस्मय का दूसरा झटका सा लगा। जिस स्मार्ट सेट में मनीष रहता था, मतलब वहां पे, उससे बिजी बिल्कुल अलग। उसके वस्त्र, केस विन्यास और झिझकते हुए स्वर में अस्पष्ट निम्न मध्य। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि हमने बताया कि इनकी कहानी में जो निम्न मध्य वर्गीयता है ना, वो आपको दिखेगी। जो बिजी है, और जो आप ये मुखी को देखेंगे, ये शहरी लड़की है। और शहरी में आपने देखा है कि इसके अंदर कलात्मकता के अलग अलग क्या क्या गुण है। पर क्योंकि ये निम्न मध्य वर्गीय है, तो इसके वेशभूषे, पहनावे, सब कुछ इतर बितर। और ये मनीष था भले गांव का, लेकिन समय के साथ ये शहर में शिफ्ट हो गया, तो बहुत कुछ। नटराजन सब परिस्थितियों को समझने वाला था। नटराजन तो इसलिए भारत में नहीं रहता था क्योंकि आर्थिक तंगी वो पूरी नहीं हो सकती, जितनी उसके अंदर योग्यता थी उसके अनुरूप यहाँ पे उसको कुछ ऐसे जॉब प्रोफाइल नहीं मिल पा रहे थे। पर नटराजन अच्छी लड़कियों की, या अच्छी उनको समझ उसकी बहुत अच्छी थी। नटराजन ने उसे कुछ मिनटों तक क्या बात की उसे खुद भी आज याद नहीं है, पर उसका सार ये था कि वह चिंतित ना हो। नटराजन उसके रहने का प्रबंध कर देगा, और शाम को वो फोन पर मनीष से बात कर ले। और फिर जैसे ही कुछ निश्चय हो, यह सब कहते हुए नटराजन को गोरे चेहरे पर दो बड़ी तरल, विश्वास भरी आंखों का ही ज्ञान रहा। उसी क्षण उसके मन में उस पर छा करने, उसे कभी कोई कष्ट ना होने देने की भावना आई। उसी समय उसने देखा था, उसी दिन से कहीं ना कहीं वो बीजी की तरफ झुकने लगा था। और बिजी उसके साथ आकर कार में बैठ गई, और कार जब शहर की ओर चली, तो बिजी अपने को संयत ना कर सकी। नटराजन की ओर पीठ करते हुए दाई ओर थोड़ा सा मुड़कर बैठ गई, और बाहों पर सिर रखकर रोती रही। कितनी दुबली पतली असहाय सी लग रही थी तब। नटराजन के मन में मनीष के प्रति अत्यंत क्रोध उमड़ आया। बाद में जब तक भी बिजी का पक्ष ले मनीष ले खड़ा हो, मनीष ने विद्रूप भरी हांसी से कहा, बिजी को तुम चाहते हो ना, इसी से उसका दुख तुमसे देखा नहीं जाता। यानी जब भी वो कहता ना कि गुस्से में तुम्हारी हरकत पसंद नहीं, तो नटराजन से कहता था, तो तुम्हें विजय पसंद है ना, तो ही तुमको दुख होता है, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मनीष फिर क्या हुआ कि कनाडा चला गया। उसके बाद जाने के बाद नटराजन के मन में एक बहुत सी छोटी सी उम्मीद थी, पर वह शीघ्र ही, मतलब वहां पे गया था।
और वहां पे गया तो बिजी उसे सदा एक करुणा में मित्र की तरह तो उनको समझती थी, मतलब नटराजन को। प्रेमी या पति वह कभी नहीं हो सकता, ऐसा नटराजन जान गया था। और वो जो था जिसके लिए आया था, मतलब बिजी वहां तक आई थी, वो तो मनीष कनाडा निकल गया था। अभी ये जो है अकेले पड़ी थी। लेकिन अभी ये स्थिति है कि मतलब बताया जा रहा है कि किस तरीके से वो कहाँ पे बैठी है। और ये नटराजन जो था वो लगातार मतलब लिखता रहता था, पढ़ता रहता है इस तरीके से। पूरी उनकी बताई गई कि कैसे स्वर में बात करते थे और किस तरीके से उनकी पूरी मतलब ओवरऑल दृश्य कैसा है, उन सारी चीजों को बताया है। फिर इसके बाद ये बताया गया कि एक दिन खाली कमरे में ऐसे था कि चक्कर लगा रहे थे कि अभी नया फर्नीचर नहीं आया। मुकी अपने पुराने फ्लैट में थोड़ा थोड़ा सामान लाती, क्योंकि मुकी जो थी दूसरी वाली, ये अपनी शादी की तैयारी कर रही थी और उसके लिए उसने फर्नीचर वगैरह ऑर्डर किए थे, तो घूम फिर के यही सारी चीजें कर रही थी और देख रही थी कहाँ पे क्या करना है। रसोई घर में उपहार रूप में आया, तमाम सामान इकट्ठे हो गए। मुकी हर काम बड़ी निष्ठा और चाव से करी थी, पर नटराजन क्यों अपने को इस उत्साह में नहीं डुबा पाता। प्यार की बातें दोनों के बीच कभी नहीं हुई। यद्यपि कभी समय दोनों ने साथ बिताया भी है, तो घूमने फिरने, पार्टीबाजी और उत्सव में जाने में। मुकी ने कभी ना प्यार मांगा, ना प्यार देने का वादा किया। जैसे दोनों ने ही सहज भाव से ग्रहण कर लिया था कि विवाह के बाद सब ठीक हो जाएगा। पर अब नटराजन के मन में कुछ संशय से जाग उठा। विजय अब भी मन को बांधे हुए है। शायद मुकी भी मनीष को मिस करती हो। नटराजन को अपने बारे में भ्रम नहीं है। मनीष को स्त्रियां सहज ही आकर्षक कर पाती हैं। नटराजन दुबला पतला मझोले कद का। देखिए, विद्वता में तो नटराजन बहुत गुना आगे है। उसके अपेक्षा देखा जाए, उसकी तुलना की जाए तो मनीष कुछ नहीं है। आर्थिक बदहाली भी है। एक तो निश्चिंत टाइप का बंदा है और बिल्कुल मस्त मौजी है, बिल्कुल अलग है उससे। और आप देखिए जैसे नटराजन है, सेम थिंग आप देखेंगे कि जो विजी बाहर से आई है, भारतीय संस्कार और बिल्कुल पतिव्रता नारी, ये सारी चीजें इसलिए वो उसको अट्रैक्ट करती है। और क्योंकि उसका नेचर मनीष का है, तो नटराजन को पहले से क्लियर कट है कि वो बीजी को कुछ भी भाव देने वाला ऐसा कुछ भी नहीं है। अंततः उसके बारे में बताते बताते ये कहा कि शाम सी हो गई थी। बची हुई किताबें पैक कर ली थी नीचे कार में ही अभी। और ये हुआ कि कब वो जा रही है। इस सप्ताह के अंत तक पर्दे भी तब तक बन जाएंगे। मुकी कुर्सी पीछे खिसकाती हुई उठ खड़ी और लिफाफे इकट्ठे कर बड़े से पर्स में डाल दिया। मुकी की वो स्थिति बता रहे हैं कि मतलब नटराजन के पास आकर खड़ी हुई और खिड़की के पार देखने के लिए। रात के समय बाहर देखने को में कुछ भी नहीं, दूर तक फैला काला प्रगाढ़ अंधेरा था। मुकी के इतने निकट होने पर उसे किसी महंगे सेंट की सुगंध आती। नटराजन मौन है। मुकी ने पूछा, मुझे घर तक छोड़ने चलोगे कि नहीं चलोगे? मतलब वो पूछती, मुकी नटराजन से पूछती। मुकी ने कार की चाबी नटराजन के हाथ में पकड़ा दी और दोनों साथ ही दरवाजे तक आ गए। नटराजन ने ताला बंद करके मुकी तिरछी सी खड़ी उसकी प्रतीक्षा करी थी। नटराजन की कार बाहर खड़ी थी। नटराजन मुकी को उसके घर तक पहुंचाकर लौटने लगा। मुकी ने उतरते हुए एक बार खाने के लिए रुकने को कहा, पर उसे असुविधा होगी या कहकर नटराजन ने अस्वीकार कर दिया। मुकी अंदर चली गई और नटराजन ने एक अंधेरी सड़क पर कार मोड़ दी। अभी नींद नहीं आएगी या जानकर उसका मन अपने घर लौटने को नहीं हुआ। सड़क सुनसान थी और तीव्र गति से दौड़ती कार की खिड़की से तेज हवा अंदर आ रहा था। दाई और मुड़ने पर कब्रगाह और बीजी को कई बार इस ओर सैर के लिए ला चुका है। प्रारंभ में विजय और मुकी कितने अच्छे मित्र थे। बता रहे हैं कि जब प्रारंभिक उसमें आई थी तो ये दोनों बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे। बीजी को एयरपोर्ट पर लाकर मुकी के पास ही छोड़ गया था। फिर मनीष को मतलब बता रहे हैं कि मतलब ये बताया गया कि जब प्रारंभ में ये आए थे तो ये मुकी और विजी दोनों में कितनी अच्छी दोस्ती थी। लेकिन अभी क्या है, अभी वो दोस्ती बिल्कुल बिखर चुकी है। क्यों? क्योंकि मुकी ने उसके साथ उस तरीके से हरकत नहीं किया। आप देखते हैं कि गलती हुआ उसके साथ। और अभी मुकी ये सब सुनकर रसोई से निकली थी और उसके चेहरे का भाव अभी भी नटराजन के मन में लेकर आशंकित था। शाम की शुरुआत ठीक हुई थी। मुकी और बिजी ने उन दोनों को भोजन पे बुलाया था। मतलब मुकी और बिजी ने उन दोनों को भोजन पे बुलाया था। ये सब पुरानी चीजें याद कर रहे हैं कि जब आई थी तब कैसे था परिदृश्य, आज कितना सब कुछ बदल चुका है। फिर वो बता रही कि मनीष से उसका बातचीत हुआ। अचानक वो चीखने झगड़ने लगी और चीजों को फेंकने लगी, झकझोरने लगी, ये सब हुआ। फिर नटराजन ने बहुत कुछ समझाया वगैरह, तो इन सारी चीजों से ये सब पार पाए। इन सब के लिए अपने आप ही मुझे दोषी ठहरा रहे होंगे। नटराजन को अपनी ओर देखते पा मुकी ने कहा। फिर वह उठकर खड़ी हो गई और बोली, अगर मनीष को मैं बीजी से अच्छी लगती हूँ तो इसमें मेरा क्या दोष है? अच्छा, ये झगड़ा लड़ाई हुई थी जब वो आई थी। और फिर क्या हुआ कि मुकी मतलब मनीष ने जो है बीजी को साइड करके और मुकी की तरफ वो आकर्षित हुआ, क्योंकि वो शहरी उस तरीके से रहती थी। इन सारी चीजों को लेकर बहुत कुछ झगड़ा उगड़ा एक बार हो चुका था। फिर ये बता रही कि अगली सुबह किस तरह बीजी के लिए गुलाब का फूल एक खरीद कर नटराजन उसे देखने गया। बिजी अनिश्चित भाव में थोड़ा मुस्कुराई। नटराजन उसे कृत्रिम रोष से देखने लगा। कुछ देर दोनों चुप रहे।
तकिए के सिरहाने टिकी बिजी हाथों में गुलाब का लंबी डंडी घुमाती रही, फिर पतली सी आवाज में बोली, एक काम कर दोगी, कहो। उसने कहा, कहीं एक छोटा सा सस्ता सा अपार्टमेंट ढूंढ दो, मैं उस डायन के साथ नहीं रहूंगी। यानी उसने कहा डायन के साथ नहीं, मतलब मैं मुकी के साथ नहीं रहने वाली। आगे इस पर बात नहीं हुई। इधर उधर की छोटी छोटी निरर्थक बातों में समय बीत गया। दोनों ही ओर एक तनाव सा चल रहा था और नटराजन में ठीक कहते हुए बाल थपथपा दिए। अगले 2 दिन अपार्टमेंट ढूंढते हुए बीते। इसी बीच लाइब्रेरी जाकर भी कुछ लोगों से मिला या भारतीय भाषाओं की पुस्तकों की कैटलॉगिंग करने के लिए एक जगह खाली थी, वहां बिजी काम कर इसका प्रबंध भी कर दिया। फिर लाइब्रेरी के पास ही एक छोटा सा अपार्टमेंट भी मिल गया, एक कमरा, छोटी सी रसोई, बाथरूम। बिजी के अस्पताल से लौटने से पहले ही नटराजन ने उसका सामान वहां पहुंचा दिया। सामान मुखी ने पैक कर दिया था। वह नटराजन के साथ आकर चीजें ठीक कर रही थी। बाजार से थोड़ी जरूरी सामान, दूध, मक्खन वगैरह लेके आई। न चाहते हुए नटराजन को लगा मुखी भली है, मुखी उदार है, और इसी से मन में थोड़ी सी श्रद्धा जागी। विजय ने लौटकर पहली बार अपना नया घर देखा। कुछ देर चुपचाप खड़ी रही, फिर कहा, तुमने सामान जमाने की क्यों जहमत की? यानी नटराजन से पूछी। वह तो मुखी आकर ठीक कर गई, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा। ओ, बिजी ने कहा, दूध की बोतल सिंक में उलट दी बिजी, मेरे सामने फिर उसका नाम मत लेना नटराजन, ऐसा बिजी ने कहा, क्योंकि बहुत कुछ नाराज हो गई थी ये। इसी स्मृति से जुड़ा एक और प्रसंग था। नटराजन प्राय बिजी को ओर चला जाता था और चाहता कि उसे किसी तरह उलझाए रखे, जिसमें बिजी अधिक सोचे वगैरह ना। एक दिन ना रह गया, हंसी में पूछ बैठा, जब देखता हूँ यही साड़ी पहने देखती हूँ, बहुत अच्छी लगती है क्या? बिजी ने दीर्घ समतल दृश्य देखते हुए हल्के से उत्तर दिया, बाकी साड़ियां मुकी ने रख ली है, किराया बाकी था ना। कुछ पल चुप कर नटराजन ने पूछा, मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? बिजी चुप रही। नटराजन ने आगे झुककर कहा, बिजी तुम अब भी मुझसे दुराव सा रखती हो, मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हारे हर दुख हर चिंता का भागीदार बनूं। बिजी जो अब तक बैठी पोटोमैक नदी के उस पार एयरपोर्ट की बिजलियां देख रही थी, अत्यंत त्रस्त हो उठी। एक झटके के साथ खड़े होते हुए उसने कहा, आगे कुछ नहीं कहना। नटराजन कुंठित हो चुप हो गया। उसके बाद बिजी जैसे खो गई। नटराजन ने अपने को काम में व्यस्त रख लिया और बिजी लाइब्रेरी के बेसमेंट में कहीं छिप गई। नटराजन की दृष्टि ओझल हो चुकी। जून में मनीष सामान बांध कर कनाडा चला गया था और बिजी वाशिंगटन लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में काम करने लगी थी। अकेले घर में गर्मी बिताते हुए नटराजन को लगता कि जब जिधर भी मुड़ता हल्के रंगों की सूती साड़ियों में मुखी ही दिखती, मुखी जिसे पार्टियों में भी ले जाया जा सकता था, जो कुछ ही देर में आकर्षक सुस्वादु भोजन तैयार कर देती और जिसकी दृष्टि हर समय नटराजन को पुरुषत्व का बोध कराती रहती। हर सुबह दैत्याकार मशीनों के शोर से ही आंखें खुलती। घर के बिल्कुल पास यूनिवर्सिटी की एक बड़ी सी बिल्डिंग बन रही। उस सुबह जाकर बिजी निश्चल पड़ी हुई सीमेंट कि मशीन की भारी गरगराना सुनती रही और रह रहकर लगता रहा कि ऐसी ही एक मशीन के बीच आकर वह चूर चूर हो गई है। इसकी स्थिति बता रहे हैं और फिर ये पता चला कि कई दिनों से वह सब फिर दोहराया जा रहा था। पहले मन पर छा जाने वाली घनघोर उदासी बिना कुछ कहे पूरा का पूरा दिन बीत जाता और एक व्याख्याय आकुलता से ऊपर नीचे होता रहता। वाशिंगटन से मेरीलैंड लौटी ही थी कि मिसेस चंदोला से भेंट हो गई। किसकी? यानी बताया है कि बिजी अपने को धोखा नहीं दे पाती थी। वह जानती है कि मुकी और नटराजन का विवाह उसे जरा भी नहीं रुच रहा है। वाशिंगटन से मेरीलैंड लौटी ही थी कि मिसेस चंदोला से भेंट हो गई। बोली, मुकी अब लड्डू खिलाने वाली है। क्यों? बिजी ने उससे पूछा। नटराजन और मुकी ब्याह करने जा रहे हैं। आप ही इनविटेशन लिखे है ना, आप ही बांट रही हैं, तुम्हें नहीं मिला क्या? मिसेस चंदोला मुखी को कभी नहीं अच्छी लगी। उसकी झुंझलाहट थोड़ी सी और बढ़ गई जब उन्होंने आगे कहा, तुम्हारी बारी कब आ रही विजय लक्ष्मी? कनाडा कब जा रही हो? मतलब उससे जो ये लेडी आई उसको ताने मार के पूछ रही है कि अभी तो मुखी और जो नटराजन है इन दोनों लोगों का तो शादी हो रहा है, मनीष का और जो विजय का है ये कब हो रहा है? तो उसको कहीं ना तंज मान रही है कि आप कनाडा जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं। ये उसके लिए बहुत चुभने वाली बात थी। वह बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई, पर मन में कुछ आस रहा था। एक बार भी नटराजन ने व्यक्त नहीं किया कि मुखी से उसकी मित्रता है और मित्रता इतनी बढ़ गई है। विजय ने चाहा कि एक ऊह के साथ इस बात को मन से झटक दे, पर वह तो कुंडली सी मार मन विचारों पर जम गई थी। विजय ने बसंत की उस संध्या को याद किया जब नटराजन ने घुमा फिराकर यह कहना चाहा था कि उसे विजय अच्छी लगती है। विजय ने नटराजन को एक मित्र के रूप में ही देखा था। तब वह घबरा उठी थी कि यदि नटराजन को स्पष्ट कहने का अवसर दिया तो उत्तर में ना कैसे कहा जाएगा। उसके कितने एहसानों से लदी हुई थी और नटराजन को पति रूप में स्वीकार करना उसको तब असंभव सा लगता था। नटराजन बहुत भला था, सहायता करने को तत्पर, उदार, विशाल हृदय, पर बीजी को तब भी उम्मीद नहीं थी कि शायद मनीष उसके पास फिर लौट आए।
3 महीनों में अलग अकेले वाशिंगटन में रहकर बिजी ने बार बार इस बारे में सोचा था कि अपने को अनेक प्रकार से समझाए और अंत में निश्चय पर पहुंची कि मनीष की जगह नटराजन नहीं ले सकता। और इस तरीके से बताया जा रहा है कि उसके मन में एक तरीके से ये हो गया था कि किसी भी तरीके से ना मैं मुखी की तरीके से बन सकती हूँ, ना वो मेरा हो सकता है। और इस तरीके से मनीष के चले जाने के बाद पत्र व्यवहार वगैरह सब समय के साथ बंद हो गया। एक दिन ये पता चलता है कि बिजी एक दिन बोली, मनीष लौटने पर पाएंगे कि उनकी भावी पत्नी को इनके मित्र ने हड़प लिया। ऐसी एक अजीब सी बात चल रही थी। तो क्या बिजी ने अचकचा कर पूछा, कैसी भोली हो, उनकी आंखें नहीं देखती, तुम्हारे चेहरे से हटती नहीं। नटराजन की तो लैब थी और वे थे, किसी लड़के से मतलब भी नहीं था उनका। अब रोज वाशिंगटन की सैर होती, कभी लिंकन मेमोरियल घुमाया जा रहा, कभी जेफरसन। मुखी उस समय कैनवास पर रंग लगा रही थी। ब्रश को थोड़ा सा हवा में उठाकर बोली, और बिजी, ये तो तुम्हारी जगह मैं होती ना। ये कौन बोल रहा है? ये बोल रही है मुकी। ये है वही नयनतारा मुखर्जी। ये पहले ही जान गई थी कि कहीं ना कहीं जो नटराजन है वो मुखी को प्रेम करता है, ये जान गई थी। पर मुखी का स्वभाव इस प्रकार का नहीं है, इससे ये भली बात परिचित थी। उसे पता था वो संस्कारों से कितनी बधी हुई है। फिर भी वो बोल रही है। बीजी से कुछ देर भी कहते ना बिना फिर उसने कहा, कैसी बातें करती हो मुखी, नटराजन मेरे लिए बड़े भाई के समान है। मैं उन्हें कभी ऐसे दृश्य से नहीं देखती। मुखी हंसने लगी। ब्रश रखकर उसने आगे झूल आए बालों को पीछे करते हुए, तुमने भी क्या वही संकुचित गली मोहल्ले वाली बात कही। नटराजन तुम्हारे भाई कैसे हो गए? वो कहती कि वे मैसूर के हैं और तुम पटना की हो, और तुम में उनमें भाई वाला कैसा व्यवहार हो गया। बीज ने उठकर चाय का पानी स्टोव पर रख दिया और हथेली पर 2 स्प्रिंग की टिकिया लेकर और उस तरह वो सो गई। एंजाइम लैब से लाइब्रेरी तक पहुंचने में 7-8 घंटे लगते थे और इस तरीके से नटराजन ने देखकर थोड़ा सा मुस्कुराया और आकर लाल बत्ती के पास खड़ा हो गया। 8 घंटे कड़े श्रम के बाद मुख क्लांत हो ही जाता है। उसके व्यवहार में कल जैसी रुखाई नहीं थी। अधिक बातें हुई नहीं। सड़क पार कर दोनों अपनी गली में आ गए। बीजी का घर पहले आता था, वो पहले चले जाते थे। इस तरह मतलब कि बहुत दिनों तक चलता रहा सब कुछ। ये हुआ कि अब अचानक ये हुआ कि उन लोगों की शादी भी करीब आ गई है। और अब क्योंकि मुखी से उसकी शादी होने वाली है, तो इनकी दोनों नटराजन की और उनकी बात चल रही थी। तो मुखी जो थी और प्लस ये नटराजन थे, तो दोनों में बात चल रही थी। तो बोला कि मुखी सचमुच बड़ी भली बहुत अच्छी हो, ऐसा बिजी ने तुम्हारे बारे में कहा। नटराजन ठठाकर हंस पड़ा। छल कपट तुमसे नहीं निपटा बिजी। मुखी की प्रशंसा करने का प्रयत्न मत करो, मैं जानता हूँ कि तुम उसकी परछाई तक से घृणा करती हो। आश्चर्य कि मुझे तुमने अब तक घर से बाहर क्यों नहीं किया। बीजी का चेहरा अप्रतिभ हो गया। क्या लोग बदलते नहीं, धारणाएं नहीं बदल सकती? ओ बीजी, यू आर सो स्वीट। अच्छा कॉफी। एक दिन वो गली से नटराजन गुजर रहा है। देखिए स्थिति कुछ ऐसी शुरू हुई थी कि मतलब आप देखते हैं कि ये जो बीजी है, ये बाहर से आती, भारत से जाती, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से होती है। मनीष के बुलाने पर जाती है, लेकिन मनीष वहां समय के साथ धोखा देके कनाडा निकल जाता है। फिर बस्ती कौन है? ये मुखी। ये मुखी उसी शहर की है, बहुत बिंदास लड़की है, बहुत चीजों में एडवांस है। पहले इस मुखी की वजह से इसकी शादी मनीष से टूट गई। अब यही मुखी नटराजन से करी। ये वही नटराजन है जो मनीष का दोस्त था और कहीं ना कहीं ये पहले दिन से ही मुखी के प्रति आकर्षित था और वो कभी कह नहीं पाया। और अभी जब वो कनाडा छोड़ के चला गया और ये क्या नाम है, बीजी जो थी अकेले रहने लगी थी, तो ये खुद इंतजार कर रही थी कि कभी ना कभी नटराजन उससे ये बात कहेगा, लेकिन नटराजन कभी नहीं कहा क्योंकि उसके अंदर वही ना आत्मसम्मान बहुत सीधा साधा उस तरीके से था। कभी नहीं कहा। आज ही समय आ चुका है कि इसकी शादी होने जा रही है उससे, नटराजन से। अब नटराजन के बारे में जब ये बता रहा है, नटराजन मुखी के बारे में बता रहा है बीजी के सामने, तो बीजी उसकी जानबूझकर, उसका मन नहीं है उसका किसका, नयनतारा मुखर्जी की बड़ाई करने का, लेकिन फिर भी वो कर रहा है। तो नटराजन को हंसी आ जाती कि बनावटी आप क्यों मतलब उसकी बड़ाई कर रहे हो, मुझे पता है कि बिल्कुल तुम्हें पसंद नहीं है। और वो चीज खुद नटराजन कहता है कि ये तो मैंने भी थोड़ा उसके स्वभाव में चेंजिंग देखा, अदरवाइज मुझे भी वो रियल में पसंद नहीं है। दोनों के कुछ देर तक बात हुए। फिर ये हुआ कि काफी खामोशी रही। फिर बीजी ने अपनी तरफ से एक चीज बोला कि मतलब उसको लगा कि मुझे यहाँ से अब निकलना चाहिए। तो बीजी के मन में आया कि मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। उसने वो बात अपने सामने यानी उसके सामने ये रखी कि मैं यहाँ फिलहाल यहाँ से जाना चाहती हूँ। और जब उसने ये बात सामने रखी तो वो एकदम एकदम हकबका गया। उसने कहा, कहाँ जाना चाहती हो? तो ये उसने कहा कि देखो कुछ पैसे वैसे हैं तुम्हारे पास, तो अगर पैसे वगैरह हो तो तुम मुझे दे दो और मैं बाद में उसको लौटा दूंगी, है ना। और एक काम करो, मुझे दे दो, मैं यहाँ से निकलने वाली हूँ। तो उसने कहा ठीक है भैया। दोनों तैयार हुए तो ये बोली बीजी जो थी जाते समय, इसने बोला एक काम करना, मैं जा रही हूँ एकदम सदा के लिए उस तरीके से, तुम बस एक काम करना कि वहां छोड़ने मत आना। ऐसा वो करके गई। ठीक है।
ये भी यहाँ से निकले, उसको छोड़ने के लिए गए। और छोड़ने के लिए क्या गए, छोड़ने के लिए जब गए वहां पे साथ में ही गए थे, ऐसा कुछ नहीं था कि नहीं था। लेकिन जब ये बिजी जा रही थी ना, बिजी जाने के पहले उसके मन में रहा नहीं गया, वो एक बार मुखी से मिलने गई। और जब वो मुकी से मिलने गई तो एक अप्रत्याशित घटना था। अप्रत्याशित घटना ये था कि मुकी अपनी शादी में बहुत कोई तैयारी चल रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। उसने कहीं उसको देख लिया था, उसके साथ नटराजन के साथ समय व्यतीत करते हुए देख लिया था। उसके मन में बहुत ज्यादा गुस्सा थी। और उस रात वो अपना सब कुछ सेट कर रही थी, सही कर रही थी। जब नटराजन उससे आया रूम में, तो उसने बहुत गुस्से में उससे बात की। क्यों? क्योंकि उसको पता चला कि मुकी बिजी जा रही है। और बिजी जाने के पहले एक काम करके चली गई थी, बहुत बड़ा काम करके चली गई थी। वो जाने के पहले ऐसी कुछ बात बता गई थी उससे कि ताकि उसके मन में ना ये जो जितना मुकी ने हरकत किया वो सारा निकल जाए, कुछ ऐसा बदले की भावना। मुखी क्या हुआ, भावनाओं का गुबार लेके सामने खड़ी हुई। और वो बिजी जो थी, तो उसने कहा कि देखो, तुम्हारे बारे में मैंने कुछ सुना है। मतलब मुखी ने कहा कि मैंने तुम्हारे बारे में कुछ सुना है। उसने कहा क्या सुन लिया भैया? वो खुद ही डर गई एक बार, मतलब वो डर गया कि क्या सुन लिया। तो उसने कहा देखो, मुझे अभी जाने से पहले बिजी आई थी, और बिजी आके तुम्हारे सारे अत्याचारों के बारे में जितना भी तुम कर रहे हो वो सारी चीजें मुझे बता के गई। और वो बैठ के बेचारा एक जगह पे नटराजन बैठ के सुन रहा कि भाई क्या हो गया। इस अप्रत्याशित घटना से नटराजन कुछ क्षण इस तरीके से स्तब्ध था, उसको पता ही नहीं था। मुकी ने उत्तर नहीं दिया। उसके शरीर से में तड़पती मछली की तरह एक लहर दौड़ गई थी। नटराजन ने उसके कंधे छोड़कर झुककर फर्श पर गिरी अंगूठी उठा ली, क्योंकि उसकी सगाई हो गई थी, मतलब अंगूठी पहन लिया था और पहन ली थी। और मुकी की बधी मुट्ठी को खोलकर उसमें अंगूठी ठूसता हुआ बोला, ऐसे आसानी से मुझसे छुटकारा थोड़ी पा जाओगी। मुकी बेग से और तेजी से कूदी, और सारे दिन रोने से उसकी आंखें फूलकर लाल हो गई थी। मुझसे पूछते हो, क्या स्वयं जानते नहीं? मुझे तो रह रहकर यही आस्था है कि तुम इतने झूठे चालबाज कैसे हो सकते। पूरी गर्मी तुमने वाशिंगटन उनसे मिलने में बिता दिया, मुझे एक बार भी नहीं बताया। मैं यहाँ फर्नीचर ऑर्डर कर रही थी, पर्दे बना रही थी, तुम वहां सैर कर रहे थे। तुमसे ये किसने कहा? नटराज ने भी धीर कंठ से पूछा। जाने से पहले मेरे यहाँ पे बीजी आई थी। अब सोचिए, बीजी से इसकी दोस्ती बहुत पहले हो गई थी, लेकिन बीजी भी जो छोटी मछली थी ना, ये छोटी मछली बहुत कलाकारी करके गई थी। जाते जाते इसने मुखी को भी मतलब तोड़ के रख दिया। उसने कहा देखो नटराजन, तुमने तो मुझे कुछ नहीं बताया, पर तुम जो वाशिंगटन जा जा के पूरा टाइम पास कर रहे थे ना, मुझे एक एक हरकत पता चल गई। किसने बताया? नटराजन शौक हो गया, भाई तुमको किसने बता दिया? बोली तुम्हारे आने से पहले इधर बीजी आई थी, बीजी ने मुझको सारे खबर दे दिए तुम्हारे बारे में। उसने पूछा भैया क्या बीजी बता के चलेगी? उसने कहा उसी ने बताया कि तुमने उसे $1500 दिए हो। अब ये था कि $1500 बीजी ने जरूर मांगे थे, लेकिन उसको जाने भर के पैसे नहीं थे, इसलिए मांगा था ना $1500। उसने कहा था कमाने वाने लगेंगे तो वापस दे देंगे। वो इंडिया जाने के लिए, मतलब उसका वो हो गया था कि तैयार हो गई थी, उसका मन नहीं था यहाँ रहने के लिए। हाँ, तो उसने उसको लगा कि हाँ इतना तो दिए थे। कहा लेकिन तुमने उसे $1500 दिए डॉक्टर के पास जाने और इंडिया लौट जाने के लिए। पहले मैंने उस पर विश्वास नहीं किया, मुझे ख्याल भी नहीं था कि तुम इतना आगे बढ़ जाओगे। पर आज फर्नीचर की दुकान से फोन आया कि मैंने जो चेक उन्हें दिया वह बैंक से वापस लौटाया, कि वहां पर्याप्त धन नहीं है। तब मुझे लगा कि मुखी का स्वर टूट गया, और एक बार फिर भावनाओं की बाढ़ से उसकी आंखें मतलब कि डबडबा आई। ऐसी स्थिति होगी। बीजी के सारे अत्याचार मैंने चुप चुप होकर सहे। सोचती थी कि वह पागल है और नादान है। मुझसे विवाह का प्रस्ताव करके भी तुम उससे चुपचाप मिलते रहे, तब भी मैंने कुछ नहीं कहा। सोचती थी कि एक बार जब मेरे निकट आकर पहचान लोगे तो उसे भूल जाओगे। सोचा कि तुम्हें इतना सुख दूंगी। एक लंबी सिसकी ली। मुखी मेरी बात भी तो सुनो। अब नटराजन करा भैया सुन लो, मेरी भी बात सुन लो, तुम तो बहुत बिजी का सुन ली। उसने कहा नहीं, अब कुछ नहीं सुनना है, मैं बहुत मान चुकी। नटराजन, बहुत दर्प मेरे अंदर भी है, और मैंने बहुत धीरज रखा, पर अब मैं धीरज नहीं रखने वाली। उसने गुस्से में, इंग्लिश तो आता ही था, छाट दिया, गो अवे। यह विवाह अब नहीं हो सकता। मैं किस प्रकार तुम्हें आदर और श्रद्धा से देख पाऊंगी? मुझे तुम्हारा धन नहीं चाहिए था। मेरे पिता के पास बहुत धन है। मैं समझती थी कि तुम छल कपट से ऊपर अत्यंत विशाल हो, और इसलिए मन ही मन प्रारंभ से ही तुम्हें चाहती आई थी। बाहर रात झुका, ये कमरे में सन्नाटा, केवल नयनतारा का पतला टूट टूट जाता उठता गिरता स्वर है। इतने दिनों में जो कुछ अंतराल में प्रच्छन्न रखा, वह सब एक बारगी फूट कर बाहर आना चाहता है। नटराजन उसके पास सब कुछ सुनता चुप बैठा। मुकेश के शब्दों ने उसको हिला दिया था। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि विजय ने चलते चलते ऐसा क्यों कर दिया। उसे प्रतीक्षा है कि मुखी के थक कर चुप हो जाने के बाद शायद वो धीर शब्दों में अपनी बातें रख पाएगा।
मन में आशा की नन्ही सी रेखा है कि शायद नयनतारा उसकी बात पर विश्वास कर ले, और कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। इस तरीके से ये कहानी थी उषा प्रेमदा की मछलियां कहानी। और इस कहानी के बारे में पहले ही मैंने बता दिया था कि कहानी की शुरुआत क्या हो रही थी। और कहानी में जो एक चीज आपने देखा कि जब उसने बताया था कि हाँ, एक बार मैंने ऐसा शो देखा था, और शो में मैंने क्या देखा था कि क्या हुआ था, जो छोटी मछलियां होती है ना, मत्स्य न्याय की कहानी। तो बीजी भी जाते जाते कोई कितना भी सीधा हो, बीजी ये बता के चली गई जरूर मैं बहुत सीधी सादी थी। और गलत फहमी किसको बहुत ज्यादा थी, मुकी को, नयनतारा मुखर्जी को, जो बहुत एडवांस समझती थी अपने को। लेकिन इसने भी सोच लिया था, किसने, बीजी ने सोच लिया था कि भैया मैंने जो फिल्म में डायलॉग मारा था, जो छोटी मछली वापस बड़ी मछली पे वार नहीं करती, वही जाते जाते अपना कुछ नहीं हो सका, दो दो शादी मुकी ने बीजी का तोड़ा था। आखिर इसने भी जाते जाते मुकी को तहस नहस कर दिया। बेचारा नटराजन जो एकदम सीधा साधा था, वो आज तक समझ ही नहीं पाया कि ये कौन छोटी मछली थी कौन बड़ी मछली थी। ये जितना सीधा तब था उतना सीधा अब वो बैठ के ये सोच रहा कि मैं मनाऊं तो मनाऊं। उधर वो बीजी क्या करके गई, ना वो हाथ आई ना मुकी हाथ में आई। तो ये हालत है इनके बारे में। इसलिए नटराजन को यहाँ बेचारा करके संबोधित किया। हालांकि नटराजन कई मायनों में बहुत अच्छा रहा। तो कहीं न कहीं आपको इस कहानी में नटराजन के प्रति बड़ी सहानुभूति भी होगी। फिलहाल मछलियाँ कहने का मतलब यही था कि वही जो उछल-कूद मत्स्य न्याय वाला सबके अंदर की वही स्थिति होती है कि छीना-झपटी, कोई भी चीज़ हो सब झपटने के लिए तैयार होते हैं। उषा प्रेमदा की इस कहानी के माध्यम से बहुत चीज़ें मतलब बताई गई हैं कि ये समस्याएँ आज भी हैं। लोग कैसे मतलब बड़े मध्यम वर्गीय फैमिली को कैसे मैनेज करना होता है, जो बड़े वाले हैं वो कैसे मैनेज करते, जो बहुत सीधे हैं वो कैसे होते, जो बहुत तेज होते हैं वो कैसे। आपको चार लोगों मतलब कि आपने बिजी, मुकी, मनीष और नटराजन चार किरदारों को देखा, चारों के एकदम अलग हाव भाव हैं। और अलग अलग हाव भाव जो है वो अलग अलग चीजों को प्रदर्शित कर रहे हैं। और अंततः कितना बिखराव है, और कोई अगर साथ में भी है तो भी बिखरा हुआ है। और फिर चालाकी देखिए कितनी ज्यादा, आप सोच भी नहीं सकते कि जाते जाते बिजी ऐसा कर जाएगी। ये नटराजन कभी सोच नहीं सकता कि बिजी ऐसा करके जाएगी, इसलिए वो जा रही है। और मुकी को ये नहीं पता कि वो बेवकूफ भी बन रही है। तो मतलब कहानी ये आज की कहानी है, इतना उलझाव है जिंदगी में। ये है एक दुनिया समानांतर की कहानियां। और रियलिटी जो घटनाएं होती है उसी पे बेस्ड कुछ कुछ कहानियों का आप देखेंगे चीजें मिलती रहती हैं। तो फिलहाल आज ये उषा प्रेमदा की कहानी है। नेक्स्ट पार्ट में और कहानी को लेके आएंगे, करीबन 20 कहानियां हैं, तो ये लगातार चलता रहेगा। धन्यवाद।